Hello guys, welcome to HCAT classes. Guys, my name is Robin Saini and guys, this is our third lecture on atomic and molecular physics और हम इसमें डिस्कस करेंगे बोर्स पोस्टुलेट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, उससे पहले क्या पढ़ा था एमिशन स्पेक्ट्रा एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। आज हम पढ़ेंगे बोर्स पोस्टुलेट्स जो कि किस लिए दिए गए थे, जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड स्पेक्ट्रा था हाइड्रोजन एटम का, उसको स्टडी करने के लिए। ठीक है, हाइड्रोजन एटम या वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम भी बोल सकते हैं, जो वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम का स्पेक्ट्रा था उसको स्टडी करने के लिए दिए गए थे। तो वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में क्या क्या आता है, हाइड्रोजन He2 प्लस Be3 प्लस। तो इन सब के स्पेक्ट्रा को स्टडी करने के लिए दिए गए थे बोर्स पोस्टुलेट्स। तो अब पोस्टुलेट स्टडी करते हैं, चलिए पहले। तो फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था, फर्स्ट पोस्टुलेट था कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। ओके, electrons are revolving around nucleus in circular orbits। ठीक है, ये कहा था बोर ने अपने फर्स्ट पोस्टुलेट में। तो अब लोगों ने बोर से पूछा कि सर्कुलर ऑर्बिट्स तो बहुत सारे इनफाइनाइट सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं हमारे पास, तो उनमें से कौन से ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा भाई, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो कौन से ऑर्बिट्स में। तो इसका जवाब बोर ने अपने सेकंड पोस्टुलेट के थ्रू दिया। बोर ने बोला कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर सकते हैं जिनके लिए जो एंगुलर मोमेंटम है L, वो NH कट हो, यानी कि क्वांटाइज्ड वैल्यू हो, कुछ डिस्क्रीट वैल्यू ही ले सके जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है। तो ऐसा जिन ऑर्बिट्स के लिए ऐसा होगा, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर सकते। सेकेंड पोस्टुलेट, तो इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स फॉर विच एंगुलर मोमेंटम is यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, where n is वन टू थ्री फोर so on to, यानी कि डिस्क्रीट वैल्यूज। ओके, यानी कि जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है वो क्वांटाइज्ड है, कुछ डिस्क्रीट वैल्यू ले सकता है, केवल इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर सकता है। यानी कि क्या हो गया, L इज इक्वल टू H क्रॉस, जिन ऑर्बिट्स के लिए L की वैल्यू ये होगी, केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर सकता है। तो ये था सेकंड पोस्टुलेट। चलिए इसे रब करते हैं, अब चलते हैं हमारे थर्ड पोस्टुलेट की तरफ। तो लोगों ने पूछा बोर से कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो हर एक पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी अलग होगी, क्योंकि सर्कुलर मोशन, देखिए मान लीजिए इस सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो मान लीजिए इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी, टेंजेंट लेंगे इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट पे ये होगी,
इस पॉइंट पे ये होगी, तो वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे चेंज कर रही है, तो ये कैसा मोशन हो गया, एक्सेलरेटेड मोशन। अब हमने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में पढ़ा है, अगर कोई चार्ज एक्सेलरेट करता है तो वो एनर्जी रेडिएट करता है। तो लोगों ने कहा अगर एनर्जी रेडिएट करेगा तो अब ये रेडिएट करेगा तो क्या होगा, अगर एनर्जी रेडिएट करेगा तो ये ऐसे न्यूक्लियस में फॉल कर जाना चाहिए एनर्जी रेडिएट करता करता, क्योंकि एनर्जी रेडिएट करेगा तो हर रिवॉल्यूशन में इसकी रेडियस कम होती जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये न्यूक्लियस में फॉल कर जाएगा। तो ऐसे तो एटम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अगर ऐसा होता तो हमारा ये जो यूनिवर्स में सब कुछ है हमारे अराउंड, कुछ भी एग्जिस्ट ही नहीं करता अगर ऐसा होता तो, क्योंकि एटम ही एग्जिस्ट नहीं करेगा ना। तो लोगों ने बोहर से ये कहा। तो अब इसको कैसे एक्सप्लेन किया बोहर ने, उसने अपना थर्ड पोस्टुलेट दिया। थर्ड पोस्टुलेट क्या था, थर्ड पोस्टुलेट क्या था वो देखते हैं हम। पोस्टुलेट 3, बोहर ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करते टाइम रेडिएट नहीं कर रहा, वो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहा है, न्यूक्लियस के अराउंड स्टेशनरी ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहा है, यानी कि उन ऑर्बिट्स में उसकी एनर्जी फिक्स है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन क्या था, इलेक्ट्रॉन इज नॉट रेडिएटिंग ड्यूरिंग इट्स सर्कुलर मोशन अराउंड न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन इज not radiating during its circular motion around nucleus. It is revolving in stationary orbits. स्टेशनरी ऑर्बिट्स का क्या मतलब है, जिन ऑर्बिट्स में उसकी एनर्जी फिक्स्ड है, मीन्स इट्स सॉरी इसको ऐसे लिखते हैं हम, मीन्स ऑर्बिट्स हैविंग फिक्स्ड एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन इज नॉट रेडिएटिंग ड्यूरिंग इट्स सर्कुलर मोशन अराउंड न्यूक्लियस, इट इज रिवॉल्विंग इन स्टेशनरी ऑर्बिट्स, मीन्स ऑर्बिट्स हैविंग फिक्स्ड एनर्जी। ओके, तो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में जब रिवॉल्व कर रहा है तो वो रेडिएट नहीं कर रहा, बोहर ने ऐसा कहा थर्ड पोस्टुलेट में। और फिर साथ के साथ उसने इसको जस्टिफाई करने के लिए फोर्थ पोस्टुलेट भी दिया। ओके, तो फोर्थ पोस्टुलेट क्या था, उसने कहा एनर्जी तभी रेडिएट होती है जब हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर लेवल से लोअर लेवल में आता है, यानी कि हायर ऑर्बिट से मीन्स आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में आता है, तभी एनर्जी रेडिएट होती है। इलेक्ट्रॉन रेडिएट्स एनर्जी when it makes transition from higher energy state to lower energy state.
मान लीजिए, तो एनर्जी कितनी रेडिएट करता है, मान लीजिए E2 लेवल से वो E1 लेवल में आ रहे हैं, तो ये एनर्जी किसके इक्वल होती है, h न्यू के इक्वल। ये बोला बोहर ने अपने फोर्थ पोस्टुलेट। तो ये थे 4 पोस्टुलेट्स। ओके, ये तो हमने, इतना मुश्किल काम नहीं था ये हमने +2 में भी पढ़े थे, +1 2 में भी पढ़े थे। अब आता है एक क्वेश्चन कि मान लीजिए न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में फॉल कर रहा है रेडिएट करते करते। ऐसा होता नहीं है, मान लीजिए हो ऐसा अगर, तो वो कितना टाइम लेगा न्यूक्लियस में फॉल करने के लिए। तो उसकी डायरेक्ट वैल्यू याद रखनी है आपको, निकाल भी सकते हैं आप, नेट पे सर्च कर सकते हैं। ये न्यूक्लियस है, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है और रिवॉल्व करता करता ये न्यूक्लियस में फॉल कर रहा है ऐसे। तो इसको बोलते हैं क्लासिकल टाइम टू फॉल इन, क्लासिकल टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉल इन न्यूक्लियस। तो टी फॉल कितना होता है, टाइम कितना होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन फॉल कर जाएगा न्यूक्लियस में अगर रेडिएट करेगा, तो 1.6 × 10⁻⁻11 सेकेंड, इतना टाइम लेगा फॉल करने के लिए न्यूक्लियस के अंदर। इसका डेरिवेशन आप देख सकते हैं गूगल पे सर्च करके, वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करें, टॉपिक से रिलेवेंट चीज़ नहीं है क्योंकि वो। तो अब जो ये पोस्टुलेट्स थे, इनके बिहाफ पे कई सारी क्वांटिटीज़ दी गई बोहर द्वारा। क्या क्या, जैसे रेडियस की, जब इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट की रेडियस क्या होगी जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, रिवॉल्व करेगा अराउंड न्यूक्लियस, उसका टाइम पीरियड क्या होगा उस, जब ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो टाइम पीरियड क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, और कई चीज़ें दी गई। तो सबसे पहले देखते हैं रेडियस। रेडियस कैसे निकाली गई, देखिए रेडियस। और पहले बोहर ने क्या किया, वो इनफाइनाइट न्यूक्लियर मास कंसिडरेशन लेके चले थे। ये जो न्यूक्लियस है ये क्या है, इनफाइनाइट मास है इसका, किसके, इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। ओके, तो अब देखिए जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट, तो फोर्स लगेगा कुछ इसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर, क्योंकि इस पे कितना चार्ज है, +Ze, और ये क्या है, -E। तो इस पे अंदर की साइड फोर्स लगेगा, और क्योंकि सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो इसे बैलेंस करने के लिए बाहर एक फोर्स लगेगा, जो कितना होगा, जिसको हम बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये कौन सा फोर्स है, ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/, इसको मान लेते हैं हम F1, ठीक है, और इसको मान लेते हैं F2। तो F1 क्या होगा, 1/4πε0, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है हमारा, कूलम्ब्स लॉ से आता है, Ze × E -E, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे -E चार्ज है और न्यूक्लियस पे +Ze, डिवाइड बाई r²। r क्या है, दोनों के बीच में डिस्टेंस। ओके, तो ये माइनस साइन जो है इसको हम डायरेक्शन में डाल देते हैं, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, -r², क्योंकि अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, अगर बाहर की तरफ लगता तो +r² होता। तो अब इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, अच्छा ये तो क्योंकि डायरेक्शन भी है तो ये वेक्टर है, अब इन दोनों का
किस किस का, जो F2 है, F2 का मैग्नीट्यूड क्या है, mv²/r। ठीक है, अब क्योंकि सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो बैलेंस करेंगे एक दूसरे को, तो इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड सेम होगा। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1/4πε0 ze²/r²। अब इन दोनों को से इक्वल रखना है हमें। ठीक है, तो वो देखिए रेडियस निकालने के लिए कर रहे हैं हम ये, तो इन दोनों को इक्वल रख दो। अब 1/4πε0 ze²/r² इज इक्वल टू mv²/r। ओके, r से r कैंसिल। ठीक है, तो ये क्या हो गया, r क्या आ गया हमारे पास, mv²। अच्छा, ये उधर जाएगा, ये नीचे आएगा, तो क्या आ गया, ze²/4πε0 और mv²। ठीक है, अब हमें v चाहिए, v डालना पड़ेगा यहाँ पे। v कहाँ से मिलेगा हमें, सेकंड पोस्टुलेट से। सेकंड पोस्टुलेट क्या था, जो l था वो क्या था, NH कट। ठीक है, l क्या है यहाँ पे, mvr, तो v क्या हो गया यहाँ से, NH कट बाई mr। ठीक है, तो ये यहाँ रख दीजिए, ze²/4πε0 और m² h² और m² r²। ठीक है, तो r से r गया और ये क्या आ गया, n² h² 4πε0 डिवाइडेड बाई ze² m²। देख लेते हैं यही था क्या, यही आएगा क्या। अच्छा, हमारा m² ज़्यादा आ रहा है। हाँ, अच्छा, हाँ, ये यहाँ पे m था, तो यही यहाँ। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया हमारे पास, r जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n² के, और r इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/m के। ठीक है, ये याद रखना है आपको। और ये जो क्वांटिटी होती है, देखो ये जो क्वांटिटी होती है, इसकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है 0.53 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और इनटू n²। तो ये n क्या है, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वो है ये n। तो जिस भी ऑर्बिट की रेडियस चाहिए उसकी जगह n पुट कर देंगे, n की वैल्यू पुट कर देंगे उतनी, तो वो आ जाएगी उस ऑर्बिट की रेडियस। ठीक है, तो ये हो गई रेडियस। अब बात करेंगे वेलोसिटी की। देखो ये मैं फॉर्मूले लिख देता हूँ यहाँ पे डायरेक्ट, ये आप डेराइव कर सकते हैं क्योंकि आपने पढ़े हैं ये पहले भी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है z²/4πε0 NH कट। ओके, तो यहाँ से जो हमारा v है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n। और यहाँ पे क्योंकि मास नहीं है तो v इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, इंडिपेंडेंट ऑफ मास। r के केस में हमने क्या देखा था, r वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m। तो ये चीज़ें याद रखनी है, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कई बार एग्ज़ाम में। तो अगर ये हमें याद है तो हम इजीली कर सकते हैं। तो ये तो हुई वेलोसिटी और रेडियस की बात।
अब बात करेंगे हम एनर्जी की। अगर nth लेवल में इलेक्ट्रॉन, nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी एनर्जी कितनी होगी। ओके, तो देखिए जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ mv² प्लस, और ये क्या हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, माइनस kZe²/r। ठीक है, यहाँ से r और m की वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने अभी निकाली है। तो फाइनल एक्सप्रेशन लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट, आप एक बार पुट करके देख लेना। वो होता है -12 mz² e⁴ डिवाइडेड बाई 4πε0 स्क्वायर n² h², जहाँ पे ये हमारा आता है -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो ये पार्ट है n² को छोड़ के जो पूरा है, इसकी वैल्यू क्या होती है -13.6/n²। नेगेटिव साइन क्या किस लिए है, क्योंकि फोर्स जो है अट्रैक्टिव फोर्स है न्यूक्लियस और उसके बीच में, इलेक्ट्रॉन के बीच में। ये हो गई एनर्जी की वैल्यू। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M एंड E क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M है। ये भी याद रखना है आपको, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, ये हो गई एनर्जी की बात। नाउ अगली चीज़ क्या आती है, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड, क्योंकि सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो कितना, एक जब रिवॉल्यूशन लेगा तो कितना डिस्टेंस मूव करेगा, मान लीजिए r रेडियस है ऑर्बिट की, तो 2πr, और v मान लीजिए v वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहे हैं, तो 2πr/v। यहाँ से हम r और v की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, t आ जाएगा 2π 4πε0 स्क्वायर NH क्रॉस का होल क्यूब डिवाइडेड बाय m इंटू ZE² का होल स्क्वायर। यहाँ से हम देख सकते हैं कि T इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m। ठीक है, T इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n³/z²। तो ये दोनों चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है, दिस वन एंड दिस वन, यू हैव टू रिमेंबर बोथ ऑफ दिस। ओके, तो ये हुई टाइम पीरियड की बात। अब टाइम पीरियड आ गया तो फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड, और क्या हो जाएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z²/n³। तो आपको ये सब कुछ भी ध्यान रखना है। ओके, और अब एक चीज़ और रह गई, वो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। उसकी और बात कर लेते हैं एक बार, उसकी और बात कर लेते हैं, फिर कल हम इससे क्वेश्चंस उठा लेंगे। तो देखिए, जो टाइम पीरियड क्या होता है, अच्छा इसको रब कर देते हैं, इसको भी। तो अब क्या आती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं ओमेगा से। अब देखिए टाइम पीरियड क्या होता है, 2π/ओमेगा, यानी कि ओमेगा क्या हो गया 2π/t। तो t हमने निकाला था अभी
टी को पुट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ओमेगा का फाइनल एक्सप्रेशन कुछ ऐसा आ जाएगा, 2 पाई, ये वाला 2 पाई डिवाइड बाई 2 पाई इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होल स्क्वायर NH का होल क्यूब इंटू ZE स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ से 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया। तो अब देख लीजिए, डिपेंडेंस लिख लीजिए दोनों। डिपेंडेंस तो क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी की है वही आ जाएगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी टाइम के। तो क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m एंड ओमेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर बाई n क्यूब। ये भी यू हैव टू रिमेंबर बोथ ऑफ दीज। तो हर एक एक्सप्रेशन में एक तो हमें डिपेंडेंस याद रखनी है मास के साथ और n के साथ। ओके, तो ये थी जो फिजिकल क्वांटिटीज़ जो बोर्स पोस्टुलेट के बिहाफ पे डेराइव हुई थी, और ये थी विद इनफाइनाइट न्यूक्लियर मास कंसिडरेशन। हम कल पढ़ेंगे कि जब न्यूक्लियस का मास फाइनाइट लिया था तो क्या हुआ था। तो बस एक चेंज हुआ था, मैं बता देता हूँ यहीं पे, कि जो ये m है इसकी जगह रिड्यूस्ड मास आ गया था। रिड्यूस्ड मास कैसे, क्योंकि न्यूक्लियस को फाइनाइट मास कंसिडरेशन लिया हमने, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन को एज ए 2 बॉडी प्रॉब्लम ट्रीट किया गया। 2 बॉडी से उसे 1 बॉडी में किया, चेंज किया गया। कैसे, रिड्यूस्ड मास कॉन्सेप्ट ले लिया। तो म्यू की जगह m आ गया, सॉरी m की जगह म्यू आ गया, जहाँ पे म्यू की वैल्यू क्या थी, m1 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, जहाँ पे m1 मास था न्यूक्लियस का और m2 मास था इलेक्ट्रॉन का। तो बस ये चेंज हो जाएगा हर एक उसमें, किसमें, हर एक एक्सप्रेशन में, कि m की जगह म्यू आ जाएगा। ओके, तो चलिए अब आगे का कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू आज के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और कोई डाउट है इस टॉपिक के रिगार्डिंग तो कमेंट कीजिए, ज़रूर बताइए। थैंक यू।